Good morning, my dear students. I hope you all are fine and doing well. I'm back with the chapter number 5 of Mr. Chips, and let me tell you that this is one of the most important chapters of this novel because it will give this novel a turning point, and you will get a lot of interest in this because this is about something personal in Mr. Chips' life. This is about Mr. Chips and Miss Catherine. And now let's start the reading, then you will get to know what is in store for you. When Chip, streaming through the hours at Mrs. Wickett's, recollected those days, he used to look down at his feet and wonder which one of it was that had performed so signal a service. Mr. Chips is sitting at Mrs. Wickett's house, and now he is again thinking because, as I have told you, most of this novel is his memories. Whatever we know about his past, that is through his memorization. जितना भी कुछ अभी तक हमें पता चला है इस नावल में मिस्टर चिप्स के पास्ट के बारे में, तो आपने महसूस किया होगा कि वो हम सिर्फ़ और सिर्फ उनकी यादों के, उनके सोचने के अमल से और उनकी याददाश्त के अमल से जान पाए हैं। तो वो एक दिन बैठे होते हैं मिसेस विकेट के घर, यानी अपने रेंटेड हाउस में, और वहाँ बैठ के वो सोचते हैं अपने पाँव की तरफ देखते हुए कि कौन सा पाँव था जिसकी वजह से मिस कैथरीन मेरी लाइफ में आई। ऑफ कोर्स अगर आपको याद है तो हमने डिस्कस किया था कि उनका पाँव फिसल जाता है माउंटेन से और वो गिरने लगते हैं, फिर मिस कैथरीन आके उनको बचाती हैं। तो एक्चुअली ही फील्स दैट दिस ऑल वॉज ड्यू टू दीज फीट, बिकॉज अगर ये स्लिप नहीं हुआ होता तो ये सब नहीं होता, मिस कैथरीन नहीं आती मेरी हेल्प के लिए और इसी तरह से हमारी शादी भी ना हो पाती। That the trivial cause of so many momentous happenings was the one thing of which details evaded him, यानी इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स की वजह सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रीज़न था। But he resaw the glorious hump of the gable. Resaw, of course, he was not there physically. वो वहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट दोबारा तो नहीं गया था, बट एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ही कैन फील, ही कैन सी, ही कैन से, ही कैन लिसन ईच एंड एवरी थिंग जो वो सोचना चाहता है उसकी इमेजिनेशन से। सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ control over his imagination. He can do anything with his imagination. He can be on places जहाँ पे वो कभी जा नहीं सकता, वो सोचता है वहाँ पहुँच जाता है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो वो दोबारा से देखता है, ग्रीन केबल तक पहुंच गया, यानी दोबारा अपनी मेमोरी में वहाँ पहुंच जाता है। एंड द माउस ग्रे डेप्थ्स ऑफ वास्ट वाटर अंडर द स्क्रीज, यानी पानी जो सुरमई रंग का होता है उसका कलर भी उसको नज़र आता है इन हिज इमेजिनेशन। लेट मी रिमाइंड यू, ही कुड री स्मेल द वॉश्ड एयर आफ्टर हैवी रेन। ही कैन इवन स्मेल द वॉश्ड एयर, जिस तरह से जैसी खुशबू होती है हवा की बारिश के बाद, ही कैन इवन स्मेल दैट। एंड री फॉलो द रिबन ऑफ द पास अक्रॉस द स्टाई हेड, यानी वो उन सब जगहों को, उन सब चीज़ों को देखता है जो उस रास्ते में आती हैं। सो क्लियरली इट लिंगर्ड दैट द टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस, दोज इवनिंग स्ट्रोल्स बाय द वाटर साइड, स्ट्रोल मीन पैदल चल के जाना, उसको याद है कि शाम की वो किस तरह से वो दोनों वाटर साइड के पास वॉक करते हैं। हर कूल वॉइस एंड हर गे लॉफ्टर, ही कैन रिमेंबर हर लॉफिंग, उसको याद आता है कि मिस कैथरीन किस तरह हंसती थी चलते हुए, बातें करते हुए। शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज। They had both seen so they have both been so eager planning a future together, but he had been rather serious about it, even a little odd. जैसे हर कपल की तरह वो दोनों भी अपनी फ्यूचर लाइफ को प्लान करते थे, बट एज वी नो ही वॉज मोर मेच्योर, सो he was more mature, so he was more concerned about the future they are going to have. They had both been so eager. I think we have done this line. It would be all right, of course, her coming to Brookfield. Other housemaster were married. वो ब्रुकफील्ड आते हैं और वहाँ आके वो शादी का फ़ैसला करते हैं। एंड शी लाइक्ड बॉयज़, शी टोल्ड हिम, एंड वुड इन्जॉय लिविंग अमंग्स दैम। स्कूल के बच्चे, उसके स्टूडेंट्स, मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं कैथरीन को, और उसको अच्छा लगता है वहाँ पे रहना। ओ चिप्स, आई एम सो ग्लैड यू आर वट यू आर। I was afraid you were a solicitor or stockbroker or a dentist or a man with a big cotton business in Manchester. When I first met you, I mean, like she says that I always wanted to
marry a teacher. I did not want to marry any businessman or any big person. मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी बिजनेसमैन से शादी करूँ, किसी लॉयर से शादी करूँ. तो आई एम हैप्पी विद द फैक्ट दैट यू आर अ टीचर. School mastering is so different, so important, don't you think, to be influencing those who are going to grow up matter to the world. She feels that teachers are so important segment of society because they are going to influence जो असरअंदाज होते हैं. एक उस्ताद जो होता है वो आने वाली जनरेशन को सिखा रहा होता है, तो वो बहुत पावरफुल होता है. उसकी थिंकिंग, उसकी अप्रोच और उसकी जो पावर होती है वो इमेंस होती है, क्योंकि वो इतने सारे माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, फॉर्म कर रहा होता है. तो बेशक वो एक पावरफुल हैसियत रखता है सोसाइटी में. Chip said he had not thought of it like that, or at least not often. He did his best, that was all anyone could do in any job. But we know that he was not very confident as a teacher because he had many shortcomings as a teacher. उसका डिसिप्लिन भी वीक था, उसके पास इतनी डिग्रीज भी नहीं थी. ये वो चीज़ें हैं जो वो अपने बारे में फ़ील करता था. लेकिन उसको कैथरीन की ये सब बातें सुन के एक कॉन्फिडेंस मिलता है. येस ऑफ कोर्स चिप्स, आई डू लव यू फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक दैट, कि मुझे तुम्हारी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है. एंड वन थिंग, another memory, jam clear. When he turned to it, he had for some reason been afflicted with an acute desire to depreciate himself and all his attainments. ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री, यानी उसको फिर याद आता है अपनी उन कमज़ोरियों के बारे में, और उसको अपनी डिग्री के बारे में बताता है, उसकी अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं डिसिप्लिन की उसके बारे में बताता है. ऑफ सर्टेनिटी दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन एंड ऑफ हिज कंप्लीट ineligibility to marry a young and ambitious girl, and at the end of it शी हैड लव्ड इन आंसर. यानी वो ये बताता है कि उसे पूछता है, डू यू थिंक दैट डू यू डिज़र्व मी, बिकॉज आई एम सो ऑर्डनरी पर्सन, आई एम सो एजड एंड यू आर सो यंग, सो ब्यूटिफुल. सो वो सोचता है, उससे पूछता है कि क्या हम खुश रहेंगे, क्योंकि मेरा तो फ्यूचर भी इतना ब्राइट नहीं है, मे बी मुझे प्रमोशन भी ना मिले, तो फिर हम कैसे एक साथ गुजारा कर सकें. लेकिन इन आंसर वो क्या करती है, वो क्या कहती है, वो सिर्फ मुस्कुरा देती है, सिर्फ हंस देती है और उस बात को टाल देती है. She had no parents and was married from the house of an aunt in Ealing. उनके उसके माँ बाप नहीं होते हैं, तो वो एक आंटी के घर जाती है शादी के लिए. On the night before the wedding, when Chips left the house to return to his hotel, she said with mock gravity, वो क्या कहती है मिस्टर चिप्स को शादी की रात को, This is an occasion, you know, this last farewell of ours. This is the last time कि हम एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं, because after that we will be together forever. आई फील रैदर लाइक अ न्यू बॉय बिगनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू. तो मैं अभी ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे कि तुम्हारा कोई नया स्टूडेंट जो तुम्हारे साथ पूरा साल गुजारेगा. बेशक मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूँगी, तो मैं अभी वैसा ही फील कर रही हूँ. नॉट स्केयर्ड माइंड यू, याद रखना मैं खौफसदा नहीं हूँ, बट जस्ट फॉर वंस इन अ थॉरोली रिस्पेक्टफुल मूड, कि मैं एक स्टूडेंट की तरह तुम्हारी रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ. शैल आई कॉल यू सर, और वुड मिस्टर चिप्स बी अ राइट थिंग. क्या मैं आपको सर बुलाऊँ या मिस्टर चिप्स? मिस्टर चिप्स आई थिंक, मेरा ख्याल है मुझे आपको मिस्टर चिप्स बुलाना चाहिए. गुड बाय देन, गुड बाय मिस्टर चिप्स. जैसे आपको पता है कि इस फ्रेज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस नावल में, तो वो उसको बोलती है ओके नाउ, गुड बाय फॉर नाउ. तो यहाँ पे हम सिग्निफाई करते हैं कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नावल, क्योंकि यहाँ पे उसका टाइटल जो है उसको रिपीट किया जा रहा है. अ हैंडसम क्लॉपिंग इन द रोडवे, सड़क पे चलते हुए शोर शराबा हो रहा है. ग्रीन पेल गैस लैम्प्स फ्लिकरिंग ऑन द वेट पेवमेंट, गीली सड़क है और गैस लैम्प चमक रहे हैं. न्यूज़ बॉयज़ शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, अखबार बेचने वाले लड़के सड़क पे जा रहे हैं. शर्लॉक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, यानी वो ये पुकार रहे हैं. गुड बाय मिस्टर चिप्स, कैथरीन कहती हैं, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस नावल. नाउ वी विल सी व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, you have to read this chapter and you have to answer my 2 questions. Now, note down your question. What are the things that Mr. Chips tell Catherine about as his difficulties? What are the things that Mr. Chips tell Catherine as his difficulties? Question number 2 is, what was the response of Catherine on all these details? What was the response of Catherine when Mr. Chips tells her about the difficulties as a teacher? Okay,
So these are your two questions. I will also share these questions in the group. So revise this chapter and note down all the difficult words and things which you want to ask me, and then we will meet in the group. Till then, take care. Allah Hafiz.